सर्वे नमो नमः। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा बिंदु था वो था माहेश्वर सूत्र। हमारे बिंदु को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले माँ शारदे माँ सरस्वती यानी कि सरस्वती नमः। सबसे पहले हम माँ शारदे माँ जो विद्या की देवी है उसको नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो विद्या की देवी है कौन है? माँ शारदे है, सरस्वती माँ है। ठीक है, यही है जो अंधकार को हरती है और आगे हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो हम हमारे जो माहेश्वर सूत्र थे उनकी बात कर चुके थे, सूत्रों की बात हम कर चुके थे। इनके बारे में जो भी चर्चाएं थी वो हम कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके आगे वाली, यानी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए, पिछली क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, किस किस को माहेश्वर सूत्र याद हुए? किए ही नहीं होंगे, याद होंगे कहाँ से? तो आइए मेरे साथ एक बार दोहराते हुए माहेश्वर सूत्रों को हम याद करते हैं। ए ई उ न, री ली क, ए ओ ंग। ठीक है, एओंग, ए औ च, है ये व र ट, ल न। ठीक है, ये मैं न, ये मैं न, न न म, झ भ ये, ग ड द स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प ये, स स र, हल इति माहेश्वर सूत्राणि। देखिए ये माहेश्वर सूत्र है। पहला माहेश्वर सूत्र जो हमारे पास है ए ई उ न, दूसरा जो है वो है री ली क, तीसरा है ए औ ंग, चौथा है ऐ औ च, है ये व र ट, पांचवा कौन सा है व र ट, छठा ल न, फिर सातवां यम गण न म, सातवें बाद आठवां झ भ ये, नौवां गढ़ धस, फिर 10वां जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, फिर 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, और 12वां है क प ये, 13वां है स र, और 14वां है हल इति माहेश्वर सूत्राणि। यह हमारे पास 14 माहेश्वर सूत्र है। इनके बारे में बता चुका था कि भगवान शिव के डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई है, मतलब भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। और इनको संपूर्ण माहेश्वर सूत्रों को ज्ञान करने वाले कौन थे? भगवान शिव थे। इसीलिए माहेश्वर सूत्र थे शिव के द्वारा दिए गए, पाणिनि महोदय जो थे उनके द्वारा ग्रहण किए गए थे। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को संपूर्ण पूरी व्याकरण है उसका आधार स्तंभ माना गया है, आधार माना गया था। इनमें हम अब बात करेंगे इन्हीं से संबंधित वर्ण माला, यानी कि जो हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्ण क्रम होता है उस क्रम की हम
बात करने वाले हैं आज। किसकी? वर्णक्रम। माहेश्वर सूत्राणि अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्रम क्या होता है। तो देखिए पहला जो सूत्र है, कह सकते हैं कि प्रथम चार सूत्र क्या है? अच संबंधी है। क्या है? अच संबंधी। इसलिए इनको कहा था सर्वविधायक सूत्र। क्या है ये? सर्वविधायक है। बात समझ में आए? कट गया क्या? चलो थोड़ा इधर लिख देता हूं। क्या थे ये? प्रथम चार सूत्र जो है वो क्या है? अच संबंधी है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सर्वविधायक कहते हैं। बात समझ में आ गई? इनको क्या कहते हैं? सर्वविधायक कहते हैं। दूसरा मतलब प्रथम चार का मतलब कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक क्या हो गए? ये सर्वविधायक सूत्र हैं। इनमें सभी स्वर हैं, इसलिए इनको अच संबंधी कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार कहते हैं। अच प्रत्याहार कहते हैं। अच प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रारंभ होकर के जहां पर भी च आएगा, मतलब यहां तक के वर्ण होंगे, लेकिन अंतिम हल वर्ण नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अंतिम हलंत जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा लोप हो जाता है। इत संज्ञा होकर लोप। तो इसमें क्या क्या आ गए? ए आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, इसको नहीं लेंगे। री आ गया, ली आ गया, कै को नहीं लेंगे। ए आ गया, ओ आ गया, गे को नहीं लेंगे। और आई आ गया, औच आ गया, और च को भी नहीं लेंगे। समझ में आ गया? मतलब सबसे पहले किसकी चर्चा कर दी इसने? स्वरों की। सबसे पहले किन की चर्चा कर ली? स्वरों की चर्चा कर ली। बात करते हैं इसके बाद में क्या है। इसके बाद की बात करें तो अंतिम 10 सूत्र हल संबंधी है। किससे संबंधित है? हल से संबंधित है। मतलब कह सकते हैं इन्हें व्यंजन, या कह सकते हैं व्यंजन विधायक सूत्र। व्यंजन विधायक सूत्र है मतलब ये, इनमें सभी है से लेकर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक सभी क्या होंगे? व्यंजन होंगे, इसलिए इन्हें कहा है व्यंजन विधायक सूत्र। इनमें भी वही अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होगी, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अंतिम वर्ण की क्या है? इनमें इत संज्ञा है। ये सारे के सारे इत संज्ञक वर्ण है। हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है, तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है और इनको दिखाई नहीं देते, मतलब इनको गिनते नहीं है। तो है ये वह र ल। अब देखिए इन्हें हल कहते हैं, है से लेके ल तक थे, इसलिए हल का सभी व्यंजन थे। यानी कि यह सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक में यह वह र ल, ये तो आ गए अंतस्थ वर्ण। फिर इसके बाद में यह म न न, ये आ गए नुनासिक, अनुनासिक कहते हैं जिन्हें, अनुनासिक मतलब पांचवा वर्ण। झ ब ये घ ढ, ये वाला तो आएगा ही नहीं, ड ध, ये आ गया फिर चौथा वर्ण। ज ब घ ढ ध, ये आ गए
कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण। ख फ छ ठ थ, यह आ गया दूसरा वर्ण। च ट त क प, यह आ गया पहला वर्ण। और फिर आ गया स है ऊष्म वर्ण। यही वर्णमाला का क्रम है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इसकी शॉट लीजिए। बात करते हैं वर्णमाला पर विस्तार से। देखिए साथियों, एक बार फिर से आप दोहराते रहिए मेरे साथ। अयुण रीलरिक एओंग एओच हयोरट लन यमगन्नम झबये गढ़दस जब गढ़दस खप चटथ चटतौ कपये सससर हल। फिर दोहराइए। अयुण रीलरिक एओंग एओच हयोरट लन यमगन्नम झबये गढ़दस जब गढ़दस खप चटथ चटतौ कपये सससर हल। फिर से दोहराइए। अयुण रीलरिक एओंग अयोच हयोरट लन यमगन्नम झभये घड़दस जबगड़दस खपा चटत चटतौ कपये ससर हल। एक बार फिर दोहराइए। अयुण रीलरिक एओंग अयोच हयोरट लन यमगन्नम झभये गड़दस जबगड़दस खपा चटत चटतौ कपये ससर हल। ठीक है, याद करना, बार बार बोलना, ताकि तभी हम वर्णमाला को समझ सकेंगे। वर्णमाला किसमें? संस्कृत की माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं। अब प्रथम 4 सूत्रों में स्वरों की बात की गई थी। इन्हें हम अच संबंधी कहे थे। अच संबंधी कहे थे, या कह सकते हैं स्वर विधायक कहे थे। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से थे? इनको एक तो आया था इनमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। एक था इसमें संयुक्त स्वर। क्या था? एक तो था ह्रस्वर, जिसमें क्या क्या था? अ था, ई था, उ, री, ली, यही थे। ए, औ, ओ, औ, ए, औ, ए और औ, यानी कि 1 2 3 4 5, ये तो थे 5 संयुक्त 4 कुल 9 स्वर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सौरहा कति भवंती, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमें उत्तर 9 देना होता है। 9 देना होता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, इसके अलावा हमारे पास ए, ई, उ, री, ली 5 ही हो गए। ए, औ, आई, औ, ये हो गए हमारे पास 4। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के 9 स्वर आ गए। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो हमारे पास उत्तर मिलता है वो 9 मिलता है। ठीक है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमारे अंदर जो उत्तर मिलता है हमें वो 9 मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कति सौरा संति, तो 9 सौरा संति। इन्हें अगर आपसे ह्रस्व स्वर न कह करके मूल स्वर कह दे तो भी क्या होंगे? यही उत्तर आएगा।
अब वह का बात आती है कि कुछ हमारे दीर्घ भी हो जाते हैं। तो क्या दीर्घ सभी के होंगे? नहीं होंगे। सिर्फ ए का दीर्घ होगा, आ, ई का दीर्घ होगा, ऊ का दीर्घ होगा, रे का दीर्घ होगा। क्या लृ का भी दीर्घ होगा? लृ का दीर्घ नहीं होता। लृ को मान्यता भी एक में ही है, इसीलिए हमारे पास 4 और आ गए। और 4 और आने पर अब हो गई 13 स्वर। कितने हो गए? 13 स्वर। तो हमारे एग्जाम में अब क्वेश्चन हो जाए स्वरा भवंती होते हैं या स्वरा संति, तो बताइए क्या उत्तर देंगे? 9 या 10? बताइए क्या उत्तर देंगे? साथियों, दोनों को ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। पहली बात, अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो आपसे दीर्घ करके पूछ रहा है। दोनों स्वर एक साथ नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, या फिर दोनों के अंदर ओब्लिक लगा हुआ मिलेगा, या फिर वो दोनों ऑप्शन अलग अलग में दे रहा है, मतलब वो आपसे उनको दीर्घ करके पूछ रहा है। समझा गया? तो आपको त्रयोदश उत्तर देना है। स्वरों के लिए ये बात हो गई। अब इनको सभी स्वरों को आपसे पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या, तो क्या देंगे? आप देंगे 21 या 22। फिर नए पोजीशन 21-22, मतलब यहाँ पर इनको स्वरों को सभी को ह्रस्व संयुक्त दीर्घ तो हमने पढ़ा, लेकिन अलग प्रकार से एक और प्रकार है इनका जिसमें 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो हम उस पर देख लेते हैं कौन सा है वो। तो हमें पास मूल स्वर संख्या पूछी जाए, मूल स्वर तो 5 होंगे, संयुक्त पूछा तो 4 होंगे, कुल पूछा तो कितने होंगे? 9 होंगे। और दीर्घ भी जोड़ करके अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में 13 वाला आया तो 13 भी होंगे। अब हमारे पास आता है एक तो ह्रस्व स्वर, एक आएगा दीर्घ स्वर, एक आएगा प्लुत स्वर। मतलब ये उच्चारण के आधार पर बना दिए गए इनको, कोई भी मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर किसमें कितना समय लग रहा है। तो इसमें साथियों देखियो, इसमें वही स्वर रहेंगे ए, ई, उ, री और लृ। ठीक है, इसमें यही स्वर रहेंगे जो हमारे पास मूल में थे। दीर्घ में इनका दीर्घ आएगा आ, ई, उ, री। लृ भी आएगा क्या? नहीं। ए, औ, आई, औ। मुंह प्लुत में क्या होगा? सभी दीर्घ स्वर आ जाएंगे। ओ, आई, औ। कितने हो गए? ये तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये तो गए 5 5। ये कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 8। और ये भी कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8 8 16 5 21। मतलब पहली वाली पोजीशन आ गई। तो क्या हुआ? ये कौन सा रह गया जिसके कारण ये 22 हो जाते हैं? तो हमारे पास एक आता है कि विकल्प से लृ को, लृ जो होता है वो प्लुत ग्रहित हो जाता है। लृ वर्ण जो है, लृ जो है वो प्लुत को ग्रहण कर लेता है, प्लुत ग्रहित होता है। इस कारण से लृ और आ जाएगा और इसकी संख्या 1 और 22 होंगे।
ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा, लृ जो यहाँ नहीं था उसको अगर प्लुत में मान लेंगे, किस में ग्रही करता है, प्लुत में। अगर प्लुत में मान लिया जाता है तब संख्या हो जाती है 22, और अगर नहीं होता है तो मानते हैं 21। ऑप्शन में आपको 21, 22 ये वाला ऑप्शन मिलता है, एकविंशति द्विविंशति। ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन इसका बनता है तो 21, 22 मिलेगा या एकविंशति द्विविंशति आपको उत्तर में मिलेगा, और आपको यही उत्तर देना होता है। स्वरों को लेकर के कोई डाउट? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर जो मैंने क्रम बताया यही क्रम है। ह्रस्व या जिन्हें मूल कहेंगे ए ई उ री लृ, 5 संयुक्त ए ओ आई औ, ये ठीक है, दोनों को मिला करके 9 हुए। अगर इन्हीं का हम दीर्घ भी लेते हैं तो हमारे पास संयुक्त के दीर्घ नहीं होते, किसके दीर्घ होते हैं, सिर्फ ह्रस्व के दीर्घ होंगे, इसलिए 9 या 13 हो जाएंगे। इसमें कुछ स्वर है जिनको एक बात और आती है हमारे पास कि समानाक्षर भी होते हैं। क्या? बिल्कुल, समानाक्षर भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए आ दोनों समान है क्या? तो मैं यही लिख देता हूँ, ए आ समान है, ई समान है, ऊ समान है, री समान है। इसको समान नहीं कहेंगे, इसको समान नहीं कहेंगे, ली को। मतलब 8 अक्षर जो हैं, वर्ण जो है वो समान अक्षर भी है। ठीक है, स्वरों से संबंधित स्वरों की संख्या 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए 9 ना आकर के ऑप्शन में 13 है तो भी मान लेंगे 13 भी है, क्योंकि दीर्घ की गई। उसके बाद में संयुक्त अक्षर इसमें आते हैं क्या? है ही नहीं इसमें संयुक्त अक्षर है क्या? दीर्घ थे, वो संयुक्त स्वर थे। कौन कौन से? ये संयुक्त थे, ये संयुक्त थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम अब व्यंजनों पर। आप जब प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं साथियों, तो थोड़ा सा मनोबल ऐसे लगता है कि किसको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप मुझे उत्तर दिया करो, जवाब दिया करो, रिप्लाई करा करो। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप मुझे दिया करो, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा। वर्णमाला में मैंने 21, 22 क्या ले लिए? स्वर ले लिए। और अब इसमें मैं 42 क्या जोड़ूंगा? व्यंजन जोड़ूंगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4, तो 4, 2 और 4 2 6, 64, 2 और 1 3, 4 1 2 पर। इसमें भी 2 ऑप्शन ही आएंगे, उस एक लृ के कारण सारी हो रही है दिक्कत। अब व्यंजनों की बात कर लेते हैं। व्यंजनों की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों में उसका क्रम सबसे पहले क्या आया था? अंतः स्थ। कौन कौन से थे अंतः? ये व र ल। ठीक है, फिर उसके बाद में आया था 5वें वर्ण, य म न न न। 5वां वर्ण आया था क्या? इसको हम 5वें वर्ण को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। पहले नंबर पे आया था, दूसरे नंबर पे आया था, तीसरे नंबर पे आया था चौथा वर्ण, यानी कि हम कहें चतुर्थ वर्ण कहते हैं। चौथा अच्छा नहीं लगता। चतुर्थ वर्ण जिसमें क्या क्या थे? घ, ढ, ध,
और स, ठीक है। फिर आया था तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण जिसमें आया था घट 10 के बाद में ज, ब, ग, ड, द और स, ग ढ ध स, जब गढ़ द स। फिर चौथे नंबर पे क्या आया, पांचवें नंबर पे क्या आया था, द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण क्या आया था, द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण में कौन कौन से आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ। चटतव थोड़े आता है, चटतव तो छठा यानी कि प्रथम वर्ण में आ जाएगा। प्रथम वर्ण कौन कौन से, क, प, य। क्या इसी प्रकार से क, प, य, क, प, य नहीं आता, सॉरी इसमें आएगा हमारे पास, वापस यहाँ से चलते हैं, ये वरल आ गया, यम गणनम आ गया, ये म ङ ण नम, फिर घ ढ ध स, ज ब ग ढ द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प ये क्रम रहता है। क प ऐसे लेंगे। फिर आता है हमारे पास 7वें नंबर पे ऊष्म वर्ण, क्या, ऊष्म वर्ण जिनकी संख्या स है, यानी कि ये आते हैं। यही थे क्रम। इसी क्रम से हमारे पास माहेश सूत्रों के अनुसार क्रम आता है, लेकिन अगर हम इसे अलग अलग नाम दें, यह अंतस्थ है। अंतस्थ का मतलब जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो उच्चारित करते समय हवा मुंह के अंदर ही रहती है। उच्चारण के समय वायु मुंह के अंदर ही रहती है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अर्धस्वर भी कहते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी पंचमा अक्षर, इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है, मतलब नासिक का वर्ण है ये, नासिक के वर्ण है ये। इनका उच्चारण जहाँ पर होना चाहिए, मतलब प्रत्येक वर्ग के साथ वहाँ तो होते हुए, लेकिन उसके अलावा नाक से होते हैं, इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जो यहाँ मैंने लिख दिया, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इसे कहते हैं पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर भी कहते हैं। फिर इसके बाद में चतुर्थ वर्ण घड़ धस। चतुर्थ वर्ण जो घड़ धस आ रहा है, ये घड़ धस क्या है, ये घड़ धस हमारे पास चतुर्थ वर्ण है। तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और यह ऊष्म वर्ण। ये ऊष्म वर्ण है। इनको उच्चारित करते समय हवा मुंह के तालु आदि भाग को स्पर्श करती है, जिसके कारण क्या होता है, गर्म वायु बाहर निकलती है। घर्षण होता है, गर्म वायु बाहर निकलती है, मतलब गर्म का मतलब ऊष्मा, क्या, ऊष्मा। और ऊष्मा के कारण ही इसे क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक है। बाकी ये सारे के सारे वर्ण ही क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले यम गणना भी, इसको एक बार दूसरी, ये तो है क्रमानुसार, इसके अनुसार। बाकी आपको अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आएंगे, ये वर्ण है। ठीक है। उच्चारण के समय क्या होती है, वायु जो होती है मुंह के अंदर ही रहती है, जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं,
अर्धस्वर कहलाते हैं क्योंकि आधे बाहर आधे अंदर के टाइप में हो जाते हैं। अनुनासिक वर्ण पांचवा वर्ण यमगणनम होता है, नासिका में पंचमाक्षर कहते हैं। चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण। इनका ऊष्म वर्ण का वो उच्चारण करते समय जो मुंह है उसके अंदर से गर्म स्पर्श होने के कारण क्या कहलाती है, गर्म हवा निकलती है, और वो गर्म हवा ही क्या होती है, गर्म होने के कारण ही इनमें क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। व्यंजनों का क्रम देखो, यहां से मैंने लिया व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण, इसको कु चु टू तू पू, कु चु टू तू पू। ये फिर से अपने बोर्ड पे छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं ऊपर से लेता हूँ। ये व्यंजन, व्यंजन में स्पर्श वर्ण, इसको क्या कहते हैं, कु चु टू तू पू। ये इनका क्रम है। याद करने के लिए भी कुछ टू, इनमें जो ऊ आ रहा है इस रस्व ऊ की, रस्व ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, इस कारण संज्ञा होती है, और यह उदित वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाने लग गए, उदित वर्ण कहलाने लग गए। ठीक है, इनमें कैसे म तक वर्ण आते हैं, कैसे म तक के वर्ण आते हैं, स्पर्श क्यों कहते हैं, यह वर्ण मुंह के, यह वर्ण उच्चारण के समय मुंह के तालु आदि भाग को स्पर्श करते हैं। इसलिए या इस कारण स्पर्श वर्ण या व्यंजन दोनों बातें एक ही है, कहलाते हैं। वर्ग क्यों कहते हैं, इन्हीं वर्णों को वर्गीय भी कहते हैं। वर्गीय, इसमें 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होते हैं, इसलिए इसको वर्गीय भी कहते हैं। स्पर्श कहेंगे, वर्गीय कहेंगे, और क्या कहेंगे, उदित कहेंगे। उदित का कारण ये रहा, उदित क्यों कहेंगे, वर्गीय क्यों कहेंगे, स्पर्श क्यों कहेंगे। कैसे, म तक, इनकी अगर संख्या पूछ ली जाए आपसे, संख्या तो 25 होती है। ठीक है, व्यंजनों की बात है, स्पर्श व्यंजनों की बात है, उदित व्यंजनों की बात है, कादये भी कहते हैं इनको, कादये वर्ण भी कहते हैं। क आदि से प्रारंभ होकर म तक चलते हैं, क आदि से प्रारंभ होकर चलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कादे वर्ण है ये। इसके बाद में हम लेते हैं अब ऊष्म वर्ण, जो मैं बता चुका हूं। इसके बाद में अंतस्थ ले लेते हैं, अंतस्थ वर्ण। यह
कौन कौन से हैं इसमें? कैसे तो मैं इसमें तो कौन कहाँ तक थे? कैसे मैं तक आते हैं पूरे। इसमें कौन कौन से होंगे? ये व र ल वर्ण होंगे। ये और क्या है? ये अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है। और यानी कि अर्धस्वर ये मुख्य जो उच्चारण करते हैं तो उसमें बीच में ही इनकी वायु कहाँ रह जाती है? मुंह के अंदर ही रह जाती है। इस कारण ये क्या कहलाए? अर्धस्वर। कुचु टुतुपु यानी कि ये इनके क्या है? वर्ग हैं। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ये वर्ग है। इसमें कुचु टुतुपु के अंदर जो स्वर है र स्वर, उसका क्या हो जाता है? इस संज्ञा हो जाती है। इस कारण से ये उदित कहलाए। यह वर्ण जो उच्चारण के समय मुंह, तालु आदि भाग को स्पर्श करते इसलिए स्पर्श कहलाए। और इनमें और वर्ग का 5 वर्ग बने हुए जाते हैं इसलिए वर्गीय। इनकी संख्या 25 हो गई। कादे भी कहते हैं। अंतस्थ ये वाला अर्धस्वर होते हैं। ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे मुख के भाग से होता है, लेकिन वायु अंदर ही अंदर रह जाती है। और अब आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के अंदर हमारे पास स है होते हैं। यह है मुंह के तालु आदि भाग को घर्षण करते हैं। भाग को क्या करते हैं? घर्षण। बोलते समय भाग जो होता है वो क्या करता है? घर्षण करता है। और घर्षण करने के कारण घर्षण करता है और घर्षण के कारण क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इन वर्णों को ऊष्म वर्ण का, इनको ऊष्म वर्ण का। ठीक है। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। यानी कि क्या क्या समझ में आ गई? कि स्पर्श की संख्या 25, अंतःस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4। कितने हो गए? 9। 5, 9 और 13 का 3 और 3 33। ठीक है। 42 होने चाहिए। तो और कौन से रह गए जो हमारे बाकी है? तो देखिए और कौन कौन से हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। और रह रहे हमारे पास, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। जो जो वर्ण होते जा रहे हैं उनको इधर लिखते जाते हैं। कैसे कैसे देखिए, ये वो स्वर, सबसे पहले स्वर आए थे जो 21 या 22 हैं। फिर हमारे पास स्पर्श आए 25, अंतःस्थ आए 4, ऊष्म आए 4। अब बात करता हूँ मैं, अनुस्वार होगा 1, विसर्ग होगा 1, उपधमानीय होगा 1, जिह्वा मूलीय होगा 1, यम वर्ण हो गए 4, यम वर्ण हो गए 4, और दो है स्पृष्ट होगा 1। 25, 4, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 4 42। आ गए 42 और 22 64 हो गए। तो हम बात कर चुके स्वरों पे, बात कर चुके स्पर्श पे, बात कर चुके अंतस्थ पे, बात कर चुके उसमें बात कर चुके अनुस्वार है
जो होता है, यह अनुस्वार होता है, यह हमेशा स्वर के साथ प्रयोग होता है। ध्यान रखना, स्वर के साथ ही प्रयोग होगा। इसका चिन्ह दिखेगा आपको ऐसा। उस विसर्ग की बात करें, यह विसर्ग है, यह भी अ के साथ ही दिखता है आपको। किसके साथ दिखेगा? अ के साथ। मतलब इसका भी प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होगा। इसका चिन्ह आपको ये वाला दिखेगा। उपध्मानीय और जीवामूल, एक तो आता है इसके चिन्ह, इसका चिन्ह आपको यहीं लिख देता हूं। यह तो अनुस्वार, यह विसर्ग, प फ, इन दोनों को यहाँ आएगा क, यहाँ आएगा ख। इन दोनों को कहते हैं अर्ध विसर्ग। इन दोनों कहते हैं अर्ध विसर्ग। यम वर्ण को समझाना है। ये वाला सीधा सीधा है। इसको जैसे कि अपन ल लिखते हैं इस तरह से, काला दौड़ा जिसे कहते हैं ना, इस तरह से काला दौड़ा जो वाला वर्ण है वो आता है। इस तरह से होता है। ठीक है, बाकी अंतस्थ हो गया, विसर्ग हो गया। इसकी उसमें की बात करें तो ये भी शॉर्ट स है। इसकी बात करें तो ये व र ल है। इसकी बात करें कैसे मैं तक है। ये ऐसे लेकर के ए आ ई ऊ री ली, ठीक है, और ए ओ ए और औ। ये लो पूरी सब कुछ बता दिया मैंने यहाँ पर। अब बात आती है हमारे पास यम वर्ण की, जो हमारे पास बचा है। देखो ये यम वर्ण जो है, ये यम वर्ण क्या करता है कि जिस भी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, जिस भी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, जैसे ख और इसके साथ में जो भी वर्ण होगा दो बार पुनरावृत्ति हो जाती है। तो जैसे दो बार ख आ गया, यहां भी ख आया है, इसको इस उदाहरण को छोड़िए। आपको लिख के देता हूं मैं उदाहरण। प ली क प ली क नी, यह आ गया। तो इसमें अंतिम पांचवा वर्ण आना चाहिए एक तो, ठीक है। और इससे पहले वाला जो ये क आएगा, ये क क्या कहलाएगा? यही यम वर्ण कहलाएगा। च ख ख च ख ख नतु, यहां क्या आ गया? पांचवा वर्ण आ गया। और इससे पहले वाला जो एक है और उससे पहले वाला जो ख है वो क्या है? पंचवा वर्ण। ए ग ग नी, यहाँ भी पांचवा वर्ण है और इससे पहले वाला वर्ण है वो क्या है? वही हमारे पास क्या है? यम वर्ण है। घ न घ घ नृति। अब इसमें न आ गया और इधर पहले वाला, मतलब जब कुल मिला के यहाँ बता देता हूँ कि दो वर्ण है, ख ख क क, अगला भी आधा ही रहेगा लेकिन उससे आगे पंचमा वर्ण आएगा, ठीक है। ग ग, ठीक है, या फिर कहें हम च च। इनके आगे सभी में पांचवा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा जिसके कारण ये वाला
पहले वाला, जो पहले आ रहा है ना, ये आधा ख पहले वाला, दोनों ही आधे आधे होंगे, पहले पहले वाले ये यम वर्ण होंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद अगले वीडियो में अगली क्लास लेकर के। जब तक आपको दिन शुभ हो, आप प्रैक्टिस करिए, जो भी पढ़ाता जा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए। जब तक जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।